अमेरिका और ईरान दोनों ही मुल्क 2 हफ्ते के सीजफायर के लिए राजी हो गए हैं। बीते 5 हफ्तों से ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैली हुई थी, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाई में रुकावट आ रही थी। लेकिन जल्द ही इस बात पर सवाल उठने लगे कि लड़ाई रोकने वाली जो तजवीज सामने आई थी वो एक दूसरे के मुखालिफ लग रही थी। ईरान का कहना था कि वो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को कंट्रोल करेगा, उनसे चार्ज लेगा और यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखेगा। ईरान ने जंग रोकने के लिए 10 पॉइंट्स की तजवीज रखी है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने कहा है कि वो जंग के खात्मे को तभी कबूल करेगा। ईरान की मांगों को हतमी शक्ल देने के लिए अमेरिका के साथ जुमे यानी 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत होगी। वहीं हालात के मद्देनजर हिंदुस्तानी सिफारतखाना ने नई सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। इसमें ईरान में रह रहे हिंदुस्तानी शहरियों को जल्दी से जल्दी मुल्क छोड़ने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही इंडियन एम्बेसी ने इमरजेंसी और राब्ते के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि सीज फायर हो चुका है, 2 हफ्ते का सीज फायर है और पाकिस्तान ने इसमें एक बड़ा किरदार निभाया है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक का क्या रिजल्ट रहने वाला है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, और जब ये सीज फायर हुआ है, ईरान इसे अपनी जीत बता रहा है तो अमेरिका इसे अपनी जीत बता रहा है। सीज फायर ही होना था तो फिर इतनी देर क्यों लगाई गई, बातचीत पर ही आना था तो फिर इतना वक्त क्यों यहाँ पर जाया किया गया और इतना नुकसान क्यों उठाया गया। ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड सैयद अब्बास मेहंदी न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सैयद अब्बास मेहंदी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सबसे पहले मेरा सवाल यही है, सीज फायर हुआ है 2 हफ्ते के लिए, अमेरिका के अपने दावे हैं, ईरान के अपने दावे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अगर दोनों फरीक के दावों से हटकर अगर आप तीसरा फरीक होके अनबायस्ड तरीके से अगर आप इस पूरे 40 दिन की जंग को देखें तो आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर, साफ तौर पर नज़र आ जाएगा कि किसके मुकद्दर में शिकस्त लिखी गई और किसके किस्मत में फतह का पैमाना तय हुआ, परवाना लिखा गया। आप पूरी तरीके से अगर इस 40 दिन की जंग को देखें तो अमेरिका ने चौथे दौर की बातचीत होने वाली थी, ओमान मीडिएशन कर रहा था, 3 दौर की बातचीत हो गई थी, चौथे दौर की बातचीत होनी थी। उससे पहले अमेरिका ने 28 फरवरी की रात में ईरान पर एक मैसिव अटैक किया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। उस अटैक के बाद अमेरिका ने फौरन ऐलान किया कि हमने आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई को एसिसिनेट कर दिया है, मार दिया है, और अब ईरान में सब कुछ बदल गया है, रिजीम बदल गई है। अब लोग बाहर निकलें और अपनी सरकार में हिस्सेदारी दिखाएं। लेकिन हुआ क्या, उसका ज़बरदस्त पलटवार अमेरिका का ईरान ने किया। फिर आपने जो बातचीत चल रही थी, जिस बुनियाद पर आपने हमले किए थे, वो 2-3 मोटे मुद्दे थे अमेरिका के जिसको वो हल करना चाहता था। मिडिल ईस्ट की पीस के लिए वो ख़तरा मानता था, रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, पावर बैलेंस के लिए वो ईरान को ख़तरा मानता था कि वहाँ पर रिजीम जो है वो ईरानी अवाम के पर जुल्म कर रही है। दूसरे, ईरान का जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम है वो अब इतने करीब आ गया है कि न्यूक्लियर बम बनाने की पोजीशन में ईरान है। कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा। फिर उसके बाद कहा कि मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स जो हैं वो भी खतरा है, उसको भी ख़त्म करना है। तो एक हमले के बाद आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन क्या हुआ, दुनिया ने देखा, नतीजा क्या हुआ? क्या ईरान में रिजीम चेंज हुआ? क्या ईरान में कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है जिस पे आप लगातार हमले करते रहे, चाहे वो नतांज हो, इस्फहान हो, फोर्दो हो, अराक हो, बुशहर हो, ये जो 5 बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, साइट्स हैं, इस पर लगातार हमले करते रहे। लेकिन क्या हुआ, जो ईरान के पास 400 ग्राम इनरिच्ड यूरेनियम है, जो 60% जो माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि 40% अगर और हो जाएगा तो ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा, उस पर कोई हर्फ आया? रिजीम चेंज के लिए आपने कहा था आयतुल्लाह खामेनाई मारे ज़रूर गए, लेकिन उसके बाद उससे ज़्यादा ताकत के साथ ईरान ने जवाब दिया और इंटरनेशनल मीडिया में ये कहा गया कि आयतुल्लाह खामेनाई अकेले वो शख्सियत थे ईरान में जो लिबरल माने जाते थे, जो बहुत पीसफुल बातें करते थे, और अब ईरान में ढंग से बात करने वाला कोई लीडर ही नहीं बचा, पीसफुल तरीके से बात करने वाला कोई लीडर ही नहीं बचा। फिर उसके बाद आप पूरे जंग के दौरान दावे करते रहे कि हमने मिसाइल जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको तबाह कर दिया है, 60% मिसाइलें तबाह हो गई हैं, लेकिन सिजिल मिसाइलें भी चली।
फिर आपने ड्रोन्स पर शाही ड्रोन चले, आपने ड्रोन्स पर दावा किया। तो ये पूरे जो दावे थे इस पूरी जंग में सबके सामने नजर आने लगे। अब जाहिरी तौर पर ट्रंप की अमेरिका की शिकस्त दुनिया देख रही थी। तो अब जो ट्रंप के अल्फाज थे, अब जो ट्रंप के बयान थे, वो एक शिकस्त खुर्दा जहनियत को जाहिर कर रहे थे कि हम ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे, हम तेहरान को जला देंगे। और कल जो उनका बहुत खतरनाक बयान आया, उस बयान के बाद उन्होंने सोचा कि शायद ईरान घुटने टेक दे कि हम जो आने वाली रात है, ये बहुत अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि इस रात में हम एक पूरी सभ्यता को, एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया और सुपर पावर अमेरिका का प्रेसिडेंट बयान दे रहा है, इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा प्रेसिडेंट बयान दे रहा है। तो अगर कोई भी मुल्क होगा, अवाम होंगे, लोग डरेंगे। लेकिन सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी के बाद ईरान की सड़कों पर, ईरान के शहरों में, ईरान की गलियों में अजब मंजर नजर आया। जो टारगेट्स थे कि उनके ब्रिज उड़ा देंगे, उनके डिसलेशन प्लांट्स उड़ा देंगे, उनकी एनर्जी साइट्स उड़ा देंगे, उन सब पर ईरानियन ने ह्यूमन चेन बनाई और अपने मुल्क की दिफा के लिए, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए वो लोग मुल्क से, अपने घरों से बाहर निकले और ह्यूमन चेन की शक्ल में सड़कों पर करोड़ों की तादाद में। और जो कल एक डेटा आया जिसमें मसूद पेज़ेश्कियान ने भी रजिस्ट्रेशन कराया था, 14 मिलियन लोगों ने अपने मुल्क की दिफा के लिए, लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। 14 मिलियन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया था। तो आप सोचिए, और वहां की तस्वीरों से लग रहा था कि इस तरह के जो लोग निकल के आ रहे हैं सड़कों पर, बाजारों में, चौराहों पे, गलियों में, बस्तियों में, लोग अपने अपने घरों को छोड़कर निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी जंगें देखी होंगी, जब भी जंग होती है, जिस मुल्क पर जंग थोपी जाती है, उस मुल्क में हिजरत सबसे पहले, पलायन पहले शुरू होता है। लेकिन ईरान में लोग अपने घरों से सड़कों पर आ रहे थे अपने मुल्क की दिफा के लिए। जब ये मंजर मेरे ख्याल से ट्रंप को भी दिखा होगा, ट्रंप के लोगों को भी दिखा होगा, व्हाइट हाउस को भी दिखा होगा, पेंटागन को भी दिखा होगा, वॉशिंगटन में बैठे हुए दुनिया की तकदीर लिखने वाले बड़े बड़े स्ट्रेटजिस्ट को दिखा होगा। तो उसके बाद फिर रात में अचानक से फिर बयान आया कि हम सीज फायर का, जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि पाकिस्तान के मीडिएशन में से हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है, ईरान बहुत कुछ मानने को तैयार है। उसके बाद फिर ईरान का भी मौक़िफ़ सामने आया, ईरान ने अपनी 10 शर्तें रखी। तो इन सब को देखने के बाद, ट्रंप का बयान देखने के बाद, ट्रंप का जो टारगेट था, जो मोटिव था, जो एजेंडा था ईरान में, उसको देखने के बाद ये दुनिया ये लिखेगी कि शिकस्त किसकी हुई है और फतह किसकी हुई है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगली मीटिंग अगर देखी जाए तो यहाँ 10 अप्रैल इस्लामाबाद में होने जा रही है, जिसका बाकायदा ऐलान हो चुका है और पाकिस्तान इसमें मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये, इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, आपको क्या लगता है, और क्या वाकई में ये बैठक साजगार साबित होगी? देखिए, 10 अप्रैल को जो पाकिस्तान के मीडिएशन में जो इस्लामाबाद में जो बैठक होगी, उसमें जो अभी तक नाम निकल कर सामने आ रहा है कि अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, और ईरान की तरफ से ईरान की पार्लियामेंट मजलिस के स्पीकर बाकर कालिबाफ शिरकत करेंगे और बातचीत होगी। दरअसल इस बातचीत से पहले इस 40 दिन की जंग में कई बार ट्रंप ने सीज फायर का दावा किया और कई बार बातचीत के लिए बात उठी। जो मीडिएटर्स थे वो निकलकर सामने आए। ओमान ने भी कोशिश की, टर्की ने कोशिश की, मिस्र ने कोशिश की, और फिर पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा था कि बातचीत से मसला हल हो। लेकिन जो पुराना इतिहास रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे ना जाके अगर आप पिछले 12 दिनों की जंग देखेंगे, जो 2025 में जून में जो 12 दिनों की जंग अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुई, उसमें भी आप देखेंगे कि 6वें राउंड की बातचीत होने वाली थी। 6ठे राउंड की बातचीत से 2 दिन पहले बातचीत चल रही है। सब कुछ, दोनों फरीक निकलकर बातचीत के बाहर कह रहे हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है और हम एक पॉजिटिव पॉइंट पर पहुंचेंगे, एक कॉमन मिनिमम पॉइंट पर पहुंचेंगे। आप अचानक से अटैक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर इस बार भी दुनिया ने देखा कि ओमान की मीडिएशन में तीसरे दौर की बातचीत हुई, और तीसरे दौर की बातचीत के बाद जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अबू सईदी का जो बयान है, अबू सईदी ने बयान दिया था, अटैक से पहले बयान दिया था। उन्होंने दावा किया था कि इसमें ईरान जो है अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के लिए तैयार हो गया है, मिसाइल और ड्रोन्स प्रोग्राम्स को मिनिमाइज करने के लिए तैयार हो गया है। उसके बाद फिर अटैक्स हो गए। तो ईरान में इस तरह की बात, जो ईरान के लीडर्स थे, ईरान के कमांडर्स थे, वो ये बात बार बार कह रहे थे कि अब सीज फायर की
गुंजाइश नहीं है, बातचीत के मेज पर आने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अमेरिका जब बातचीत की दावत देता है, न्योता देता है, तो फिर हमला करता है। अब जो 10 अप्रैल की जो मीटिंग है, जो बातचीत है, अब शायद अमेरिका ऐसा न करे, क्योंकि अब जो सूरत हाल है वो बदल गई है। क्योंकि अब अमेरिका को लग गया है कि किसी पर जंग थोपी नहीं जा सकती, और हर मुल्क इराक नहीं होता, हर मुल्क लीबिया नहीं होता, हर मुल्क वेनेजुएला नहीं होता, हर मुल्क अब इराक नहीं होता। अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है। तो ये मेरा अपना मानना यह है कि 10 अप्रैल को बातचीत पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, फेल होती है, कामयाब नहीं होती, ये एक अलग मसला है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ईरान पर एक और हमला करने की हैसियत में या पोजीशन में अमेरिका नहीं है, क्योंकि 40 दिनों की जंग में अमेरिका को यह समझ आ गया कि ईरान को जंग के महाज पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे नहीं पता कि बातचीत पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि जो ईरान की जो 10 शर्तें हैं, इसी शर्तों पे तो पूरी जंग है। इसी शर्तों को लेकर पिछले 47 साल से ईरान पर सैंक्शंस हैं। जो अमेरिका ने के सामने जब सीजफायर का ऐलान किया, तो ईरान ने जो अमेरिका के सामने जो 10 शर्तें रखी हैं, वो सबसे पहली शर्तें यही है। पहली शर्त यही है कि अब और अग्रेशन नहीं होगा, यानी अब ईरान पर अटैक नहीं होगा। ईरान होर्मुज पर पूरा कंट्रोल करेगा। ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट को मंजूरी दी जाएगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी प्रपोजल हैं वो रद्द हों, जितने प्राइमरी सैंक्शंस हैं वो हटाए जाएं, जितने सेकेंडरी सैंक्शंस हैं वो हटाए जाएं, IAEA के जो प्रपोजल हैं वो रद्द किए जाएं। जो रीजन में अमेरिका की जो मौजूदगी है, 17 बेसों पर 50,000 सैनिक हैं, वो वापस जाएं। ईरान में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, और जो ईरान के अलाइज हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, या इराक में जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट्स हैं, हशदुशाबी है, असाइब अहल हक है, या सरिया अल-डाइम जैसी बड़ी मिलिशिया हैं, उन पर अटैक्स रोके जाएं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जो 47 साल से आप जो कोशिश कर रहे थे, उसी पर लौटकर ईरान फिर आया है कि हमें इन सब चीज़ों से आज़ादी दी जाए, सैंक्शंस जो 47 साल के हैं वो हटाए जाएं। तो अब ये इन सारी बातों पर खुद देखने के बाद अब मुझे नहीं पता कि ईरान की इन शर्तों पर अमेरिका एग्री करता है या नहीं करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बातचीत के बाद अब अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान के साथ एक और जंग की शुरुआत करे। वो अमेरिका का एक सेफ एग्जिट हो गया है। अमेरिका ये दावे कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि चूंकि सबको अपने अपने दावे अपनी आवाम को बताना है। अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है ट्रंप के खिलाफ, रिपब्लिकन्स के डेमोक्रेट्स के साथ साथ रिपब्लिकन के जो सेनेटर्स हैं वो भी ट्रंप की पॉलिसियों की मुखालिफत कर रहे हैं। पेंटागन में बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। आर्मी चीफ को हटा दिया गया है। जो पीट हेक्सेथ हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ट्रंप, वो लगा रहे हैं ट्रंप पर। तो ये अंदर खाने भी बहुत से सरगर्मियां और पॉलिटिक्स हो रही है। तो अमेरिका को दावा करना है कि हमने जीत हासिल कर ली, लेकिन दुनिया देख रही है कि आप रिजीम चेंज करने आए थे, आप यूरेनियम इनरिचमेंट को खत्म करने आए थे, आप मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को बंद करने आए थे, लेकिन आप तो होर्मुज भी खो बैठे। होर्मुज पर ईरान बैठ गया। ईरान तेल ले रहा है, तेल का टैक्स ले रहा है। जिसके वेसल्स चाह रहा है वो जा रहा है, जिसके वेसल्स को रोकना चाह रहा है वो रोक ले रहा है। दुनिया की कोई ताकत होर्मुज को खुलवा नहीं पा रही है। तो अब आपका वो जो सारा एजेंडा था अटैक से पहले कि रिजीम चेंज करेंगे और ये सारे टारगेट्स अचीव करेंगे, वो सब पसे पुष्ट हो गए और आप अब होर्मुज पर अटक गए हैं।